वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं कृषि लेक्चर 2। मैंने आपको कुछ बातें कैरियर ओरिएंटेड कोर्स की भी बताई थी, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर लास्ट वाले वीडियो में। और काफ़ी मैं आपको बताना चाहूँगा डिमांड इस तरह के प्रोफेशनल्स की बढ़ती जा रही है, तो आप इस बात पर भी ध्यान दें। ऑल्दो यू आर इन 10th क्लास, लेकिन अभी से आप सोचेंगे तो आपको आगे का रास्ता बहुत ईजी हो जाएगा। दिस इज़ वॉट आई थिंक। चलिए, शस्य प्रारूप क्या होता है, कैसे होता है एग्रीकल्चर, हमारे क्या कंटेंट हैं, हम वो देखते हैं। भारत की भौतिक विविधताओं। दूसरी बात मैं ये साथ के साथ कहना चाहूँगा, कई लोग पूछते हैं कि आप लाइन बाय लाइन क्यों बता रहे हैं। लाइन बाय लाइन के पीछे ये रहस्य है कि माय डियर स्टूडेंट्स, टर्म 1 या हमारा फाइनल एग्ज़ाम टर्म 1 तो पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस होगा, इसीलिए कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाता है नो वन कैन से। तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी टेक्स्ट से बनेंगे और कोई बेस नहीं है। तो लेट अस स्टडी दिस बुक इन अ हॉलिस्टिक मैनर, यानी हम इस बुक को पूरा का पूरा, इस चैप्टर को, इन चैप्टर्स को एक एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे। आई हैव सीन मैनी स्कूल्स आस्किंग, बहुत ही छोटे छोटे सवाल जो इन लाइन्स में छुपे हुए हैं, इसीलिए हम एक एक लाइन पढ़ना चाहते हैं। ओके, आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के बारे में हम सभी जानते हैं, हमने बहुत सुना है, पढ़ा है। अब हम ऐसी क्लास में आ गए, इट इज़ अ जंक्शन। यह देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में दिखाई देता है। इसलिए देश में जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो कई तरह की हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। और अनेक इलाकों में अनेक हैं, बहुत सारी हैं। कौन कौन सी देखते हैं पहले। रेशे वाली फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, मसाले, इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे रीजन्स में, अक्रॉस द रीजन्स हमारे पैदावार है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। पहली हो गई रबी, दूसरी हो गई खरीफ, और इनके बीच में आएगी जायद। तो ये 3 हमारे पास नाम आपको याद रखने हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 ऋतुएं जिनमें बुवाई की जाती है, बीज बोया जाता है। रबी, और कौन सी है, खरीफ, और कौन सी है, जायद। क्या ये 3 नाम याद रह जाएंगे? अगर पूछा जाता है रबी फसल, जायद फसल, और कौन सी, खरीफ, क्या है, अब सबको याद रहना चाहिए। 1 2 3 मैंने लिख दिया है। अब ये 3 जो है इन दोनों के बीच में होती है, बता दूंगा कब कब कौन सी होती है। रबी फसलों को शीत ऋतु में, कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। ये एक क्वेश्चन बन गया है ऑटोमेटिकली, मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है। इस तरह से सीखते रहेंगे, इट विल बी वेरी इजी, बहुत इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, समझना, याद रखना, ठीक है। ग्रीष्म में, गर्मियों के टाइम, अप्रैल से जून की बात कर रहा हूं, इनको काटा जाएगा। ओके, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि क्या है कि ये फसलें देश के बहुत बड़े भूभाग में बोई जाती हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिमी राज्य, कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गेहूं और किसके लिए, अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेट्स हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब को फायदा बहुत है, हरियाणा को, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपरोक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक इम्पॉर्टेंट रीजन साबित हुआ है। यानी आपने को क्या ध्यान रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इन स्टेट्स में किस किस में, दोबारा नाम देख लीजिए अच्छी तरह से, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में, पूरे राजस्थान नहीं कहा गया है, कुछ लिखा हुआ है, और राजस्थान के कुछ भागों में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की सक्सेस, सफलता भी एक रीजन है कि यहाँ की रबी की फसलें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं।
इनकी वृद्धि हुई है। कब होती है रबी की फसल? पहला तो सवाल ये है, अक्टूबर से लेके दिसंबर। कहाँ कहाँ हो रही है ये सवाल बाद में। पहले ये देखिए टाइम के अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल मई जून के बीच में क्या है, बोई जाएगी। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाएगा और अप्रैल लग जाएगा, अप्रैल मई जून में काटा जाएगा। अब तो ऐसा भी हो गया कि अक्टूबर से दिसंबर में बो दिया और होली के आसपास रफली अप्रैल के फर्स्ट वीक में काट लेते हैं। ऐसा सिस्टम भी आजकल हो गया है। कहाँ हो रही है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यूपी, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड और कुछ हिस्सा राजस्थान का। क्या हुआ है, क्यों ये बढ़ोतरी देखी जा रही है? कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हरित क्रांति जब हमारे देश में शुरू की गई तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हाई यील्ड वैरायटी सीड आ गए, फर्टिलाइजर आ गए, इरिगेशन की फैसिलिटीज हो गई, और मार्केट्स भी धीरे धीरे डेवलप हो गए। इस वजह से ये सारा रबी की फसल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। कंफर्टेबल है सब आई थिंक। खरीफ की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं अब की बार। ये लीजिए, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉनसून के आने के साथ बोई जाएंगी। यानी कौन सा महीना हो गया? रफली मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाएंगी और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। मॉनसून आ गया, गर्मियों के बाद लगभग जून मान लेते हैं, 15 जून, ठीक है, आगमन की तारीख हमारे देश में ये वाली है। ओके देन इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में आपके क्या क्या हो गया? राइस, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कपास। और उधर अलग अलग एरिया में देखिए अलग अलग चीज हो रही है। क्या जूट पूरी इंडिया में होता है? क्या मूंगफली हर स्टेट में होती है? सोयाबीन हर स्टेट में होता है? बताइए, नो। तो बोला गया है हमको कि हर जगह हर समय अलग अलग आपके खेतीबाड़ी का काम है। इस तरह से हमको ये सब चीजें समझनी है, समझ लेंगे तो याद हो जाएगी। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कोंकण तटीय क्षेत्र में, यूपी, बिहार में की जाएगी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली इम्पोर्टेंट फसल हो गई है। यही नहीं, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, हाड़ौती रीजन में, जैसे बूंदी क्षेत्र में चावल बहुत अच्छी फसल है और एक्सपोर्ट हो रहा है। इतनी अच्छी क्वालिटी का राइस राजस्थान में भी होने लग गया है। तो इसमें नहीं दिया है लेकिन आप नोट कर सकते हैं मेरी बात को। चलिए इसको हम स्टडी करते हैं एक बार वापस से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। खरीफ मॉनसून में बोया जाएगा आगमन के साथ। हमको क्या करना है, जैसे बारिश स्टार्ट होगी मॉनसून की, मॉनसून क्या है? बेसिकली विंड्स है, सीजनल विंड्स है। अब उनके आने के साथ ही हमने एक सिस्टम बनाया है। मैंने कहा ना आपको, हमारी तो वे ऑफ लाइफ ही कृषि है, जिंदगी ही कृषि है। इसी आधार पर ये चैप्टर भी लिखा गया है कि कब बोई जाएगी? बारिश आने के साथ। काटेंगे कब? सितंबर अक्टूबर, 2 महीनों में कट जाएगी। और इस ऋतु में क्या क्या आपका मेन हो रहा है? राइस, कॉर्न यानी भुट्टे, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द, कपास यानी आपके रुई। कपास की 2 स्टेट्स फेमस हैं जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसको याद कर लीजिए, महाराष्ट्र और गुजरात। सॉरी। इसमें सोयाबीन भी शामिल है, मूंगफली। चावल की खेती मुख्य रूप से, क्योंकि चावल एक इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ डाइट है, हमारे साउथ में स्टेपल डाइट है, मुख्य धारा, मुख्य भोजन ही चावल है। तो खेती मुख्य रूप से असम, बंगाल, ओडिशा, आंध्र याद करने पड़ेंगे हमको, समझ में बैठाना पड़ेगा। मैप में आपको नाम नहीं भरने, लेकिन पता तो होना चाहिए। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कोंकण तटीय क्षेत्र, यूपी, बिहार, यहाँ राइस बहुत होता है। हमारे जो मैप आते हैं
वो ये वाले नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरी पार्ट में वी शुड बी कंफर्टेबल, हमें पता होना चाहिए। असम, बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन, बोरो नाम से होती है। धान क्या हो गया? धान क्या चीज है मैं नहीं जानता। ये लोकल लैंग्वेज में धान वो होता है, जैसे कि राजस्थान में धान गेहूं को बोलेंगे, जिसकी यहाँ पर रोटी बनाकर खाई जाती है। अब जिन राज्यों में क्या खाया जाता है मेन, चावल, वहां उनके लिए धान चावल हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया धान इजिकल टू चावल। आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में ये एक स्टेपल डाइट है कि यही मुख्य भोजन में खाई जाएगी। इस बात के लिए इसको धान बोल रहे हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहेंगे? जायद। जायद ऋतु में क्या आपके आते हैं? गर्मियों में तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। चारे वाली फसलें हो जाएगी, सब्जियां आ जाएगी कुछ इस तरह के, लौकी, तोरी, टिंडे और तरबूजे, खरबूजे जो कि उस समय बहुत ही अच्छे लगते हैं, ककड़ी, खीरे, ऐसी बहुत सी जायद में फसलें हैं। और कुछ लोकल सब्जियां भी होती हैं, क्षेत्र विशेष की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल हमने कहा सब्जियां और चारे की फसलें भी होंगी। तो ये हम बात कर रहे हैं जायद की फसल की। ओके। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग कम से कम नहीं तो कभी भी 1 साल तो लगेगा। तो काटेंगे, पास में ही उनकी शक्कर की कोई ना कोई शुगर मिल होगी। यूपी में रहने वाले इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और शक्कर बन जाएगी इसकी, पास में ही सप्लाई की जाती है। गन्ने को ज़्यादा दूर तक यात्रा हम नहीं करवाते हैं, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, बता दूंगा आपको। तो ये बात हमने देखी। क्या हमने देखा कि जायद की फसल इन दोनों फसलों के बीच में होगी, खरबूजे, खीरे, सब्जी और कुछ चारे की फसलें इसमें बोई जाएंगी। अब आता है मुख्य फसलों पे चलते हैं हम लोग। इनकी क्या क्या जानना चाहते हैं हम, हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर गेहूं में ऐसी कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना पानी, कितना टेम्परेचर, गेहूं कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, कॉफ़ी कैसे होती है ना, ये सब अब हम सीखना चाहते हैं। आइए, मुख्य फसलें किस पर निर्भर हैं? सबसे पहले सॉइल यानी मिट्टी, जलवायु कैसी है, कृषि की पद्धति आपकी कैसे है। इसके वजह से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें होती हैं, पैदावार होती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हो गई? चावल। देखिए, चावल मैं आपको दोबारा बताऊं, साउथ इंडिया में एक निश्चित डाइट है। जैसे कि हम लोग गेहूं, उत्तरी भारत में कंजम्पशन गेहूं का बहुत ज़्यादा है, मोटे अनाज भी खाए जाते हैं, दालें पूरे इंडिया में काम आती हैं। चाय कॉफ़ी को तो मैं आपको क्या बताऊं, गन्ना इनडायरेक्टली बहुत काम का है, शुगर के लिए, गुड़ के लिए। तिलहन, जैसे तिल के तेल निकलते हैं। कपास, तिलहन का मतलब हो गया, मूंगफली भी तिलहन में गिनी जाती है क्योंकि उससे भी तेल निकलता है। सरसों, और जूट। क्या जूट राजस्थान में हो सकता है या पंजाब में हो सकता है? सोचिए इस बात को। तो ऐसे ही हमको पता होना चाहिए कि मूंगफली इंडिया में कहाँ हो रही है, रुई कहाँ हो रही है, जूट कहाँ हो रहा है। ये सारे हमारे मल्टीपल चॉइस या आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपके सवाल आते हैं कभी कभी कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। यही तो तैयारी है एग्ज़ाम्स की, ये बेसिक नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा सारा यही पूछा जाएगा आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेसिक तैयारी है, ये हमारे को आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी है, छोटे लेवल पे है, 10th से आगे आप करते चलिए इसको। सो यू विल बी एबल, आपको आ जाएगा कि कैसे हमें हैंडल करना है। तो 3 ऋतुओं की फसलें हो गई हमारी, जायद बीच में आती है, खरीफ और रबी के, ऐसे याद कर लीजिए इनको। अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। जायद में खीरे, ककड़ी, तरबूज, ठीक है, खरबूजे हो गए, और कुछ विशेष गर्मी की सब्जियां हो गई और चारे की फसलें हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, याद रह जाएंगी आपको। आई होप हम एक एक लाइन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि दोनों काम हमारे सॉल्व हो जाए।
चावल की बात करते हैं। देखिए चावल पूरी इंडिया में यूज़ होता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किसी न किसी रूप में चावल हर जगह काम आता है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। अधिकांश क्या, अगर परसेंटेज में देखो तो 60% पॉपुलेशन चावल खाती है दोनों टाइम, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, या 55 से 60% कह देते हैं हम। हमारा देश चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये कौन सी फसल में गिना जाएगा? खरीफ। खरीफ हो गई, मानसून आते के साथ ही इसको बोया जाएगा। खरीफ का मतलब ये हो गया मानसून आया और इसको बो दिया गया। क्या ये ध्यान में रहेगी बात आपको? बिल्कुल, ओके, वेरी गुड। इसे उगाने के लिए टेम्परेचर, चावल की एक मैं आपको बता देता हूं, इसको क्या आदत है, हर चीज मोर एंड मोर, हर चीज चाहे कुछ भी है, वाटर है यानी आपको अगर पानी है, पानी मैक्सिमम चाहिए। टेम्परेचर चावल को मैक्सिमम चाहिए सारी फसलों में। इसको हर चीज की आदत ज्यादा पानी की है। खरीफ की फसल है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चाहिए और अधिक आर्द्रता, 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश चाहिए। चलिए एक सवाल मैं पूछ लेता हूं कि डेजर्ट के लिए हमको क्या, कितना सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए? आप देखिएगा, मैंने बताया आपको किसी न किसी वीडियो में, एक है 10th के, डेजर्ट की यानी रेगिस्तान के लिए हमको कितना रेनफॉल चाहिए, पता कीजिए। इस तरह से हम तैयारी करेंगे तो हमको ये थ्योरी प्लस मल्टीपल चॉइस दोनों आ जाएंगे। 100 सेंटीमीटर चाहिए इसको रेन, 25 सेल्सियस से भी ज्यादा चाहिए, 26, 27, 28 तक भी चलेगा। आवश्यकता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई से आप कर सकते हैं। पानी लेकिन बहुत जबरदस्त चाहिए इसको, इसको खड़ा पानी चाहिए होता है, स्टैंडिंग। पानी नहीं मिलेगा तो सारी फसल खत्म भी हो सकती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में होते हैं। तो आप समझ ही गए कि इसको क्या चाहिए, आदत कैसी है, पानी बहुत इसका रिक्वायरमेंट है। राइस रिक्वायर्स मोर एंड मोर वाटर, मैंने मोर लिखा है, इससे याद रखिए। चावल की बात चले तो सब चीज़ मोर चाहिए, टेम्परेचर 25, 26, 27 भी चलेगा, रेनफॉल मोर देन 100 भी चलेगा। ठीक है, कहाँ हो रहा है? नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न मैदानों में, यानी असम वाले रीजन में भी हो रहा है। तटीय क्षेत्र पूरे भारत में और डेल्टा में। तो डेल्टा कहाँ हो गया हमारे पास? बंगाल। ठीक है, नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। भाई राजस्थान तो रेगिस्तान है, यहाँ कैसे संभव हो गया? यहाँ पानी कहाँ से आ गया? मैंने माना आप हाई यील्ड वैरायटी सीड ले आए, पर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही कि राजस्थान में इतना पानी कहाँ से आ गया। यहाँ तो पीने के पानी की कमी है, तो चावल में इतना पानी कहाँ से भरने लग गए? राजस्थान में कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है। पहले इसका नाम था राजस्थान कैनाल के नाम से, अब ये बदल के इंदिरा गांधी कैनाल रख दिया गया है। तो वो पानी आ रहा है, पंजाब से आता है, हरी के विराज से आता है। ठीक है, इस विधि से चावल भी हो रहा है सेलेक्टेड एरिया में, मैं ये नहीं कह रहा पूरे में ही होने लग गया, कुछ क्षेत्रों में चावल की बुवाई भी हो रही है और अच्छी फसल हो रही है। तो ये हमने सीखी चावल की कुछ बातें, याद रखिएगा इनको। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब ये चावल का वितरण आ गया, हमको एरिया ध्यान रखना है। प्रमुख क्षेत्र इन्होंने ग्रीन कलर से किए हैं, हम भी ग्रीन ले लेते हैं। और जस्ट अ मिनट, ये ग्रीन एरिया, ये मेन एरिया है, हमारे को सिर्फ ये जानना है ये मेन एरिया कहाँ का है। तो ये मेन एरियाज हैं हमारे ये वाले,
हमारे सिर्फ एरियाज ही जानना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। स्टेट्स के नाम हमने नोट कर ही लिए। देखिए कुछ हिस्सा राजस्थान का यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ भी आ गया यहाँ पे। कुछ जिले हैं ये दो, ये भी इसमें आ गए हैं। ये नेपाल बॉर्डर लग रहा है हमारे लिए, मैंने आपको कहा था ये आसाम रीजन आ गया। ये हमारा मेन एरिया है, क्योंकि इस एरिया में क्यों हो रहा है ये, कोई नदी का नाम हमने पढ़ा है यहाँ पे, याद कीजिए जरा। एक नदी है जिसका नाम बी से शुरू होता है। जी, ब्रह्मपुत्र का एरिया है ना, मैदानी। ये डेल्टाई क्षेत्र में मेरा पेन चल रहा है, कवर हो गया। ये हो गया हमारा मेन एरिया, प्रमुख, मेजर एरिया कहते हैं ना इंग्लिश में, मेजर। माइनर में भी है कई जगह। माइनर को और दूसरा कलर कर लेते हैं, ये लीजिए, ये माइनर एरिया हम कोशिश करते हैं समझने की। ये सारा रीजन हो गया माइनर। नो इतना हमको ध्यान रखना बस। माइनर में देखिए थोड़ा सा हिस्सा हमने कहा ना प्लेन्स भी आ रहे हैं हमारे, ये आ गया इधर। ऑल दीज आर माइनर एरिया। सो इट इज वेरी इजी, सिंपल मैप है, कुछ भी नहीं है इसमें। तटीय क्षेत्र में हो रहा है। थोड़ा हिस्सा राजस्थान के दो जिले हैं, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ हमारे यहाँ के। आगे आप बढ़ जाइए, इधर आपका इधर इतने में मेन एरिया है ये। सो दिस इज हाउ हमको ये नक्शा तैयार करना है। हमारे कोर्स में अभी नामों का इतना नहीं है। देन नाम हमारे आंसर लिखने में इंपॉर्टेंट है। गेहूं उत्तर भारत में या तो रोटी के रूप में, परांठे के रूप में, पूरी के रूप में और कई मिठाइयों में भी काम आता है। तो गेहूं नॉर्थ इंडिया की स्टेपल डाइट हो गया, यानी मेजर डाइट है। खाते हम लोग चावल भी है नॉर्थ में, लेकिन गेहूं हमारा मेन है। हर समय गेहूं पे हम निर्भर हैं। भारत की दूसरी, देखिए क्या कहा जा रहा है, राइस नंबर 1 है माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरे नंबर पे ये गेहूं। महत्वपूर्ण खाने की फसल है खाद्यान्न। कहाँ होगी? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में होगी। उत्तर और उत्तर पश्चिमी। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकते समय खिली धूप की जरूरत है। अगर मैं पूछूं पकते समय बहुत तेज बारिश हो गई तो गेहूं को फायदा होगा या नुकसान होगा? सोच के जवाब दीजिए या ढूंढिए इसको, आपके इसी में कहीं निकलेगा। कि अगर मेरा सवाल दोबारा सुनिए, गेहूं की फसल पक रही है, मान लिया अप्रैल का महीना है और उस समय बहुत तेज बारिश और ओले हो गए, तो वो फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सोचना है आपको। अभी ये कंडीशंस आप पढ़ेंगे, देखिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत है। एनुअल कह रहे हैं इसमें। जब से बीज बोए, जब से कटाई होगी, 50 से 75 तक बारिश चाहिए। और देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन से? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, यानी साउथ में जहां काली मिट्टी है। और पंजाब हरियाणा, ये नाम याद रखिए, पंजाब हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तो मेरे को ये पढ़ के लग रहा है कि इस एरिया के लिए गंगा सतलज का मैदान हो गया, जहां जहां भी गंगा बह रही है, सतलज बहती है। और डेक्कन का वो हिस्सा साउथ का, जहाँ काली मिट्टी है, कम या ज़्यादा क्वांटिटी में है, वहाँ पर। और उसके बाद यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के भी कुछ हिस्से, यानी ईस्टर्न राजस्थान पूरा कवर हो गया। इस हिसाब की जलवायु यहाँ है, 50 से 75 रेन है, तो यहाँ गेहूं हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि ये कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे तो है राइस और दूसरे पे है व्हीट। खाद्यान्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको खाने मतलब स्टेबल डाइट है, खाते हैं इसको। राइस साउथ इंडिया में ज़्यादा है, उसी तरह से नॉर्थ इंडिया में
वीट। तो ये ध्यान रखें, रेनफॉल इतना चाहिए, सर्दी की ऋतु चाहिए, है ना, रबी की फसल में काउंट होता है। डैम इजी। गेहूं का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? पूरे इंडिया में गेहूं हो रहा है क्या? आपको ऐसा नजर आ रहा है इसमें कि पूरी इंडिया में गेहूं हो रहा है? नो। देन क्यों नहीं? ऐसा कलर ले लें। प्रमुख क्षेत्र, ये गेहूं का बहुत बड़ा एरिया है, मेन एरिया है। क्या आपने ऐसे मैप बनाने आएंगे? जी नहीं आएंगे, हमारे मल्टीपल चॉइस आएंगे। समझ में आ जाएगा तो याद रह जाएगा, और याद रह जाएगा तो समझ में भी रहेगा, तो भूलेंगे नहीं। तो देख लीजिए, मैंने ये कलर चेंज कर दिया है। ये वाला मेजर एरिया है, यहाँ लिखा रहता है प्रमुख क्षेत्र, मेजर एरिया गेहूं के ये हैं। क्या मैंने यहाँ कलर भरा क्या आपके सामने? नहीं। क्या मैंने इधर आसाम में कलर भरा क्या? नहीं भरा। तो यहाँ नहीं है, ये मेजर एरिया आप देख लीजिए। देन वी गो टू माइनर एरिया। अब माइनर का चेंज करना पड़ेगा हमको कलर। चलो थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ग्रेइश। आई होप ये कलर अपने को समझ आ जाएगा दूर से भी। इस तरह से ये हम ध्यान रखें, यानी कुछ हिस्सा हाँ ईस्टर्न राजस्थान का, थोड़ा सा साउथ वेस्ट राजस्थान। इधर फिर ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात बेल्ट, यहाँ हो रहा है। महाराष्ट्र हमने देखा है ना, काली मिट्टी के एरिया की बात चली थी, मैं याद दिला दूं आपको, यहाँ आ गया। और थोड़ा सा आपके यूपी बिहार, ये एरिया आपके इस तरह से आपको याद रखना है कि ये वीट के एरियाज हैं, गेहूं के एरियाज हैं। वेरी इजी है, मैंने आपको हर तरकीब बताई है इसके बारे में। मल्टीपल चॉइस में ये आ जाएगा, तो नाउ यू विल बी एबल टू हैंडल दिस। मोटे अनाज बहुत वैल्यूएबल होते हैं, हमारे यहाँ डिमांड भी बहुत है और बहुत चाव से खाए भी जाते हैं। देखते हैं मिलेट्स, मोटे अनाज, मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी, तीन नाम याद रखिए, ज्वार बाजरा रागी, मिलेट्स भी कहते हैं इनको। और ये मोटे हैं थोड़े से, इनका आटा भी दरदरा मोटा पिसता है। गेहूं का बहुत महीन आटा होता है, आप जानते हैं, रोटी सॉफ्ट होती है। आपने जिन्होंने बाजरे की मक्का की रोटी खाई होगी निश्चित रूप से जानते हैं कि थोड़ा सा दरदरा आटा होता है उनका। तो इनको मोटा जरूर कहा जाता है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम गेहूं से। मोटा भले ही आप कह रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है कि न्यूट्रिशन बहुत है। क्या क्या है इनमें? जैसे रागी में आपको आयरन, लोहा, ये बहुत मिलेगा। कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्या ये जरूरी है भूसी? फाइबर, फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। कोई रोल है हमारी लाइफ में फाइबर का? कुछ बायोलॉजी में लार्ज इंटेस्टाइन जैसा कुछ पढ़ा होगा आपने। फाइबर का क्या रोल है पता कीजिए। और कौन से सिम्टम में दिया जाता है? कॉन्स्टिपेशन में फाइबर खाना जरूरी है ना। कॉन्स्टिपेशन में फाइबर खाना बहुत जरूरी है। तो ये भूसी इसमें मिल जाएगी आपको, रागी में। सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे, है ना, न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले मिनरल्स और विटामिन मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तीसरी क्यों? राइस, व्हीट और ज्वार। तो देखा आपने कि मोटा अनाज है, लेकिन बड़ा ही हेल्थ के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत ज्यादा है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर देखा होगा कि आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण इसके लिए सिंचाई, इरिगेशन एक कंडीशन है। नहीं, जाने के लिए इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती।
यानी पानी भी और उल्टा कम चाहिए इसको। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और मध्य प्रदेश हैं। तो ये मोटे अनाज हो गए, इनकी बड़ी वैल्यू है। खाने में जरूर ये थोड़े से रफ आपको लगेंगे, बट अगर आप परिचय है आपका मिस्सी की रोटी, उसमें कई अनाजों को पीसा जाता है और उसकी रोटी बनाई जाती है। राजस्थान जैसे प्रदेश में ज्वार बाजरा की रोटी अभी स्टार्ट हो जाएगी, सर्दियां आने वाली हैं। तो इस तरह से हमारे फूड हैबिट्स पर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ज्वार हमने देखा कि राइस व्हीट के बाद ज्वार का नंबर आता है फूड ग्रेन, खाद्यान्न। कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और मध्य प्रदेश में। इरिगेशन की जरूरत नहीं के बराबर है। सिंचाई हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ये उगेंगे, अच्छी फसल आप ले सकते हैं। सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर है। क्योंकि किसान का काफी पैसा बच जाता है। राजस्थान में एक इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। वो इस तरह की फसलों के लिए बढ़िया से बढ़िया बीज और रिसर्च का काम करता है। CAZRI में लिख देता हूं, कुछ फायदा हो आपको। CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि ड्राई फार्मिंग कैसे हो सकती है, कैसे बढ़िया बीज बनाए जा सकते हैं, ये जोधपुर में है। ये इस तरह से काम करता है। फसलों को क्या क्या चीज नुकसान कर सकती है ये भी ये बताते हैं। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। एक तो ये सॉइल याद कर लीजिए। नंबर 1 हो गया राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। और क्या कंडीशन चाहिए? रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, रागी की बात हो रही है, लाल काली बलुआ दोमट और उथली काली मिट्टी पर हो जाएगा। रागी के प्रमुख उत्पादक कौन कौन है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। यानी पहाड़ी इलाके में भी बहुत अच्छी तरह से रागी होगी। बाजरे के लिए हमने बात की है, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में हो जाएगा। तो बाजरा भी बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली खाद्यान्न है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। बाजरा भी काफ़ी अच्छे दामों पर बिकता है, किसानों को बहुत फायदा होता है और इसमें भी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। मिल जाए तो ठीक है, तो भी, लेकिन आजकल इतने अच्छी क्वालिटी के बीज हैं कि बाजरा होता है। मक्का की बात करेंगे। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न में चारा दोनों में काम आती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो स्टेम है वो चारे के रूप में भी आगे काम आ जाएगा। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में भी हो जाएगा। यानी अगर मैं मानूं 21 भी काफ़ी ठंडा होता है अगर आप खुले में देखें, और 26-27 तो थोड़ा सा गर्म गर्म सा लगने लगता है, लेकिन टेम्परेचर अगर फील करें हम 20 पे सर्दी तो लगती है थोड़ी थोड़ी। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी हो जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, यानी मैंने आपको बताया कई बार, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स छोटा कर देते हैं इसको, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, आपने सुना होगा नीम कोटेड यूरिया आ रहा है आजकल। नीम कोटेड यूरिया वो आ रहा है आजकल। और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ गया है। इरिगेशन यानी जहां सिंचाई है वहां आप इसका ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं।
इरिगेशन फैसिलिटी है तो आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी फसल है, अच्छा पैसा मिलता है किसान को। टेम्परेचर मैंने आपको बताया है, इरिगेशन हो अगर है तो आपको फ़ायदा दोहरा हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन उसी एरिया में बढ़ जाएगा। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो इसकी उत्पादकता उस खेत की बढ़ जाएगी। सो विद दिस आई विश यू गुड लक माय डियर स्टूडेंट्स, and thank you. Watch this video again and again. Thank you.